स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वक्त सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत पहली खबर के साथ करते हैं। जापान दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी और मेजबान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो के बीच शिखर वार्ता शुरू होने वाली है। शिखर वार्ता में रक्षा, असैनिक, परमाणु ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मामलों पर अहम करार होने की उम्मीद है। टोक्यो के अकासाका पैलेस में शिखर वार्ता से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का मेजबान पीएम शिंजो आबे ने स्वागत किया। शिखर वार्ता में स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन पर भी बात होने की उम्मीद है। जापान से शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच 2+2 नाम का एक सुरक्षा समझौता हो सकता है। समझौते के तहत सुरक्षा के मसलों पर दोनों देश एक नया सिस्टम तैयार करेंगे। इस सिस्टम में विदेश और रक्षा मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मेजबान देश के विदेश मंत्री फूमियो किशिदा मिले। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा भी हुई। जापान दौरे के तीसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कारोबारियों के समारोह में शिरकत की। यहां पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भविष्य भारत और जापान मिलकर तय करेंगे। 21वीं सदी एशिया की है, ये सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं। पिछले सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं। पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापानी कारोबारियों के बीच अपने 100 दिनों की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में जो काम किए गए उसके आज परिणाम दिख रहे हैं। 100 दिन के भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य गुड गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के जरिए ही कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। गुड गवर्नेंस ये मेरी प्रायोरिटी है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस। हम टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पीएमओ में जापान प्लस नाम से एक टीम बनाई जाएगी जो जापान से जुड़े मुद्दों को देखेगी। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। जापानी कारोबारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत में भी अब जापानी बैंक खुल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आप चाहते थे एक बैंक का ओपनिंग हमारे यहां अहमदाबाद में हो जाए। मैंने आते ही पहला काम वो कर दिया, आपको वो बैंक के लिए मैंने परमिशन दे दी। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके खून में भी कारोबार है। मोदी ने कहा कि गुजराती होने के नाते व्यवसाय और पैसा उनके रग रग में है। क्योंकि बीइंग गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक है। पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद शेयर मार्केट में भारी उछाल देखा गया। सेंसेक्स 174 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 26,812 पॉइंट्स को छू गया है। वहीं निफ्टी में भी अब तक की सबसे बड़ी छलांग देखी गई और निफ्टी 8,000 के पार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में कहा कि चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद आज की जरूरत है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एंक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाके कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से चीन बौखला गया है। चीनी सरकारी अखबार ने लिखा है कि जापान के पीएम शिंजो चीन और भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार ने लिखा कि ब्रिक्स में चीन और भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि जापान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के 136 साल पुराने स्कूल में पहुंचे और यहां छात्रों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत के स्कूलों में भी जापानी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी।
नेपाल में होने वाले सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के गृह मंत्री से अलग से मुलाकात नहीं करने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तानी गृह मंत्री और राजनाथ की संभावित मुलाकात की खबरें सही नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि गृह मंत्री का मानना है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं। उधर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीएसएफ से कहा है कि पाकिस्तान फायरिंग करे तो पाकिस्तानी सेना को सफेद झंडे दिखाने की बजाय मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तानी लड़की को खुफिया जानकारी देने वाले इंडियन एयरफोर्स के एक जवान को पंजाब के पठानकोट में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड लेकर पठानकोट पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट से सुनील की दोस्ती एक पाकिस्तानी लड़की से हुई, जिसने उसे लाखों रुपए का लालच दिया। इसके बाद सुनील ने एयरफोर्स से जुड़ी खुफिया जानकारी उस लड़की को देना शुरू किया। सुनील को एयरफोर्स से निकाल भी दिया गया है। दिल्ली में आशियाने की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम आज लॉन्च हो गई। नई स्कीम में करीब 25,000 फ्लैट्स हैं, जिनकी कीमत 6 लाख से 1 करोड़ तक है। डीडीए हाउसिंग स्कीम की एक फॉर्म की कीमत 200 रुपए है। 18 साल की कम का कोई भी शख्स आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि एक शख्स को एक ही आवेदन मान्य होगा। हाउसिंग स्कीम के फॉर्म 13 बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध होंगे। डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर भी हाउसिंग स्कीम का फॉर्म उपलब्ध होगा। 9 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जा सकेगा। माना जा रहा है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के 20 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को ड्रॉ निकलेगा। फॉर्म भरने के लिए सामान्य वर्ग के आवेदकों को 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। कमजोर आर्थिक वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएक्स श्रेणी के लिए ये फीस 10,000 रखी गई है। ड्रॉ में फ्लैट अगर नहीं निकलता है तो रजिस्ट्रेशन फीस वापस हो जाएगी। हालांकि अगर आपने डीडीए के हाउसिंग स्कीम फॉर्म में गलत जानकारी दी तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जाएगी। ड्रॉ में फ्लैट निकलने पर 5 साल तक आप उसे बेच नहीं सकेंगे। माना जा रहा है कि 31 मार्च 2015 तक फ्लैट अलॉट हो जाएगा। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में कुल 25,034 फ्लैट हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22,627 फ्लैट्स 1 BHK हैं। इनकी कीमत 14 से 22 लाख के बीच है। 700 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स हैं। इनकी कीमत 6 से 11 लाख तक है। अधिकतर फ्लैट्स नरेला, द्वारका और रोहिणी इलाके में हैं। डीडीए हाउसिंग स्कीम के फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI, ICICI, यस, HDFC, एक्सिस सिंडिकेट कॉर्पोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक में मिलेंगे। आगरा में एक साथ कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता दुकानें जलकर खाक हो चुकी थीं। ये दुकानें NH2 में दिल्ली रोड के किनारे बनी हुई हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पंचर की एक दुकान पर कंप्रेसर फटने से आग फैली। वहीं मुंबई में एक बार फिर से मुसीबत की बारिश हुई। अंधेरी वेस्ट इलाके में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानियां हो रही हैं। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। दिल्ली सटर नोएडा में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। बेकाबू ट्रक और बस के बीच हुई जोरदार टक्कर में बस में बैठे 4 लोगों की जान चली गई। हादसा नोएडा सेक्टर 71 के चौराहे पर हुआ, जहां पर एक कंपनी की बस और ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में मरे सभी लोग एक कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर फरार हो गए हैं। नोएडा सेक्टर 21 में भी चौराहे पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके में देर रात एक बेटे ने मामूली झगड़े के बाद अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया। वारदात को अंजाम देकर बेटा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच घर का खर्च चलाने के मुद्दे पर बहस हुई। पिता ने बेटे के घर का पूरा खर्च उठाने के लिए कहा था, जिस पर बेटा भड़क गया और गुस्से में बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर हमला कर दिया। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। चंद्रलोक, दुर्गापुरी, रामनगर इलाकों में 12 घंटों से बिजली गुल होने की वजह से नाराज लोगों ने धरना दिया। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली गुल रहती है। बिजली विभाग पर फोन करते हैं तो सही जवाब नहीं मिलता।
नोएडा के सैफाबाद इलाके में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दो गुटों की फायरिंग की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। दरअसल दो गुटों के बीच जमीन विवाद पर बहस शुरू हुई। मामले में तूल पकड़ा और दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली में फिर एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। 4 साल की मासूम को सरकारी स्कूल में कंस्ट्रक्शन में लगे युवक ने हवस का शिकार बनाया। मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला दिल्ली के बेगमपुर इलाके का है। घर वालों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के हौस खास इलाके में एक नौकरानी से रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप नौकरानी के दोस्त पर लगा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन में राज्य भर से 6000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे। इससे पहले अमित शाह आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज से 2 दिन का रायबरेली दौरा है। अपने संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी सड़क का उद्घाटन करने वाली हैं। कांग्रेस आज से महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नारायण राणे प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज से नेदरलैंड्स की यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम नेदरलैंड्स के कारोबारियों से निवेश को लेकर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज से 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू में राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। यूपी में बिजली कटौती और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर बीजेपी सांसद लखनऊ में धरने पर बैठने वाले हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हरियाणा के अंबाला में कल जल चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद थे। विनोद शर्मा ने अपने भाषणों में घोषणा पत्र की बड़ी बातों का जिक्र किया। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला आईएमटी का होगा और साथ में ये भी घोषणा है कि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा अगर आईएमटी लगेगी। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित उद्घोष रैली को संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से पिछले 45 सालों से हरियाणा का विकास नहीं हुआ। हमारे इलाके में 45 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसके मन में ये रहा कि ये क्षेत्र जो है इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है। विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नंबर 1 हरियाणा कैंपेन को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि कैंपेन में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक हरियाणा नंबर 1 की कैंपेन चली है, फालतू की कैंपेन है जिसके कोई मायने नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए इस पे लग रहा है। उस रुपए में आपके भी जेब से सैकड़ों या हजारों रुपए गए हैं। आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने एक बार फिर से हरियाणा एसएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। विनोद शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। जनचेतना पार्टी की रैली में पहुंचा हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने माना कि हरियाणा में दोनों दलों के गठबंधन को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। दोनों दल हरियाणा विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल वजुभाई वाला आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोदी के करीबी समझे जाने वाले वजुभाई गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं मृदुला सिन्हा ने गोवा के राज्यपाल पद की शपथ ले ली। मृदुला गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी है। शूटर तारा शाहदेव के लव जिहाद के आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल को आज रांची कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हुसैन को पुलिस रिमांड उसकी खत्म हो रही है। रांची के लव जिहाद केस में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के घर से पुलिस ने कई चीजें बरामद की हैं। इससे पहले पुलिस रिमांड के आखिरी दिन रंजीत उर्फ रकीबुल को रांची पुलिस उसके ब्लेयर अपार्टमेंट वाले फ्लैट में लेकर पहुंची थी। वहां पर पुलिस ने कोना कोना छान मारा था। निशानेबाज तारा शाहदेव से बीजेपी नेताओं ने रांची में मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास की अगुवाई में नेताओं की टीम ने तारा से मिलकर उन्हें इंसाफ दिलाने में भरोसा दिया।
एक और खिलाड़ी के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी के कानपुर में टेबल टेनिस की खिलाड़ी ने एक युवक पर जबरन निकाह करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक युवक ने धोखा देकर उससे शादी की और जबरन धर्म बदलवाया। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से अब तक के सभी कोल ब्लॉक आवंटन को गैर कानूनी बताया था। और सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले में कुमार मंगलम बिरला को क्लीन चिट दिए जाने के मामले की भी सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर भी सुनवाई होगी। कोर्ट स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी।